नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। बीजेपी ने पीएम आवास योजना को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद बीजेपी के कई विधायकों को निलंबित कर दिया गया। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हंगामे से समस्याओं का समाधान हो जाएगा? शीतकालीन सत्र में जनता के मुद्दों पर अब बहस कैसे होगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन का प्रश्नकाल एक ही प्रश्न पर अटका रह गया। सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि वापस लेने पर राज्य सरकार पर सवाल उठाया। हंगामा इस कदर हुआ कि बीजेपी के विधायक वेल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित कुल 11 विधायकों को निलंबित कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना और उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ सरकार की अक्षमता की वजह से सारे आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना से छत्तीसगढ़ को बाहर कर दिया। अब इसकी कहानी क्या है बाहर करने का? 2019, 2020 और 21 3 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार ने 19 के बाद बोल रहा हूँ मैं, 19, 20, 20, 21 और 21 के बाद एक भी पैसा राज्य सरकार ने अपना अंश 40% नहीं दिया। विपक्ष के इस हंगामे पर कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। दूसरा, 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार ने राज्य के जायज राजस्व को रोक के रखा हुआ है। इन परिस्थितियों में हमारी जो स्वाभाविक प्लानिंग होती है राज्य सरकार की तरफ से कि हम किस काम में कितना पैसा खर्चा करेंगे, तो 20,000 करोड़ हमको मिलेगा ये अनुमान लगा के ही बजट बनाया जाता है, खर्च किया जाता है। अगर आप 20,000 करोड़ रोक देंगे तो स्वाभाविक है कि आपको लोन फिर और लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर पक्ष और विपक्ष की सियासी लड़ाई में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। सरकार ने इस सत्र के लिए 5 दिन तय किया है, जिसमें 2 दिन हंगामे में बीत गया। और जिस तरह सियासी बयानबाजी चल रही है, इससे सत्र के तीसरे दिन भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित चिमनानी जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और धनंजय सिंह जी हैं जो कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहले अमित जी आपसे ही। मुद्दे उठाने थे, लेकिन अब क्या करेंगे सर? अब बाहर बैठकर प्रदर्शन ही कर सकेंगे? अगर आज थोड़ा सा संयम रखते, अब विपक्ष भी ये चाहता है कि सरकार उनके मुताबिक जवाब दे, जवाब नहीं आएगा तो फिर वो बैल में जाकर हंगामा करेंगे। अगले 3 दिन बर्बाद मानिए। लोकेंद्र जी, अगर 8 लाख परिवारों से उनकी छत छीन ली गई, आप एक परिवार में 5 व्यक्ति भी मानिए, तो प्रदेश के 40 लाख लोग इस निर्णय से, सरकार के निकम्मेपन से प्रभावित हैं। यानी कि हमारे प्रदेश की लगभग 20% आबादी इनका राज्यांश न देने की वजह से मकानों से वंचित हो गई है। ये क्या एक छोटा विषय है? कितने दिनों से छोटा नहीं है सर। मेरा सवाल आप समझे नहीं अमित जी। सवाल ये है, मैं जवाब दे रहा हूं। अब जब निलंबन हो गया तो अब आगे क्या करेंगे? सदन में और भी मुद्दे उठ सकते थे। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूं। जब एक संवैधानिक तरीके से विपक्ष आवाज उठाता है, आग्रह करता है, निवेदन करता है, बार बार कहता है कि साहब गरीबों का मकान मत छीनिए, ये बहुत गलत बात है, लेकिन ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है और इनके जवाब बहुत अलग अलग है। लोकेंद्र जी प्लीज मेरी बात को नोटिस कीजिएगा। आप मुख्यमंत्री जी का बयान सुनिए। वो कहते हैं कि भाई साहब प्रधानमंत्री जी के नाम से योजना है तो हम क्यों पैसे देंगे? और स्वास्थ्य मंत्री, पंचायत मंत्री कहते हैं कि हमारे पास पैसे थे नहीं इसलिए हमने नहीं दिए, क्योंकि हमको लोन लेना पड़ता। और सरकार के प्रवक्ता कृषि मंत्री कहते हैं कि एक एक व्यक्ति को मकान मिलेगा। सर ये हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में?
सरकार में 3 प्रमुख लोग इतने गंभीर मुद्दे पर अलग अलग बयान देकर जनता को कितना ज्यादा दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आखिर कोई रास्ता छोड़ा है इन्होंने? जब आपको उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए पैसा है तो आपको गरीबों का आवाज बनाने के लिए पैसा क्यों नहीं है? अमित जी, जब 51,000 करोड़ का कर्जा अमित जी, इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये है कि विपक्ष भी, और यही आज संसद का भी है सर, वहां पर कांग्रेस पार्टी के और अन्य पार्टियों के विधायक चिल्ला रहे हैं, वहां भी कहां सत्र चल पा रहा। मतलब यही स्थिति रहनी है, सुर्खियां छापनी है सबको, सुर्खियां छपकानी है। ये आपका सोचना हो सकता है, परसों सुर्खी छप जाएगी कि आप लोगों ने गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर प्रदर्शन किया, यही सुर्खियां छपेंगी। मुद्दे तो दब गए ना सर, एक मुद्दे को लेकर पूरा सत्र आपने भेंट चढ़ा दिया। और भी मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, आप कहते कि ये जवाब आया है, अलग अलग जवाब है, लेकिन चर्चा तो होती रहती कम से कम। अब तो वो ऑप्शन भी नहीं बचा। प्रदेश के 40 लाख लोगों को जब तक उनका हक नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक संवैधानिक तरीके से लड़ेगी। ये प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इसीलिए इस विषय पर दिग्भ्रमित सरकार न करे। सरकार जवाब एक बताए कि क्या वो मकान बनने देगी या प्रधानमंत्री के नाम से योजना है इसलिए उसे रोकेगी, या उसे पैसे उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में चलिए जवाब ले लेते हैं धनंजय जी, अलग अलग जवाब क्यों? पहले जवाब दे, कांग्रेस पहले बताए। चलिए यहाँ सुन तो लीजिए कम से कम। अमित जी आपकी बारी हो गई, धनंजय जी बोलिए। देखिए लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों ने जो छत्तीसगढ़ के सदन में किया है, यह इनके गरीब विरोधी होने का, छत्तीसगढ़ विरोधी होने का, छत्तीसगढ़ के किसानों के विरोधी होने का जीता जागता प्रमाण है। एक सदन का महत्वपूर्ण समय जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में, छत्तीसगढ़ के गरीबों के हित में, छत्तीसगढ़ के अन्य विषयों के हित में फैसला होना था, उसको बाधित करने का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के विधायकों ने किया है। और मुझे तो एक बात यह समझ में नहीं आती, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसका आवंटन केंद्र सरकार ने किया था कि छत्तीसगढ़ के 8 लाख लोगों का मकान केंद्र सरकार बनाएगी, और उसके बाद केंद्र सरकार ही उस 8 लाख मकानों का आवंटन रद्द कर देती है, तो गरीबों के साथ धोखा किसने किया, गरीबों के साथ छल किसने किया, गरीबों कौन है? जवाब आ रहा है धनंजय जी, फिर यही दिक्कत है कि जवाब अलग अलग आते हैं बीजेपी वाले। अब जवाब या तो ये कहिए कि पैसा नहीं है हमारे पास, या ये कहिए कि केंद्र को बनाने थे ये और केंद्र ने वापस ले लिए। इसी को अमित जी फिर नोटिस कर रहे हैं कि जवाब एक तो आए, करना चाहिए अमित जो कि नोटिस करना चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को बता देना चाहता हूं है या राज्य सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी? 40% राज्य सरकार क्यों दे? दिक्कत ये है। देखिए मैं कहता हूँ, राज्य सरकार ने कब कहा कि हम अपना राज्यांश नहीं देंगे? एक बात बता दीजिए। राज्य सरकार ने तो यही कहा ना कि आपके पास जो हमारी पैसा है, हमारा पैसा आपके पास जो जमा है लगभग 30,000 करोड़ रुपए, उस राशि हमको दे दीजिए। वो भी पैसा आप रोक रहे हैं और हमारे राज्य के गरीबों के मकान के अलॉटमेंट भी आप कैंसिल कर रहे हैं। दोनों बात एक साथ कैसे होगी? मतलब कुल मिला के जो नीयत किसकी खराब है समझ में आता है। दूसरी बात लोकेश जी, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के मकान का अलॉटमेंट कैंसिल किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो मैं तो समझता हूँ भाजपा के 9 सांसदों को तो लोकसभा में इसको लेकर हंगामा खड़े कर देना था, बखेड़ा खड़ा कर देना था कि आपने गरीबों के मकान के अलॉटमेंट कैंसिल क्यों किया, या छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के हंगामा करके भाजपा सिर्फ करतूत बता रही है। सवाल है धनंजय जी, एक बहुत सिंपल सा सवाल है। जो आगे मकान बनने थे, चलिए मान लीजिए उसका अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि जो पिछले अलॉट हुए वो क्यों नहीं मिले उन्हें? देखिए राज्य में 2,90,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान बन रहे हैं, उसकी भी एक किस्त को रोकने का नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। राज्य सरकार ने अपना राज्यांश दिया तभी तो मकान बन रहे हैं क्या? 1100 प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में चल रहे हैं, राज्य सरकार ने राज्यांश दिया तभी तो चल रहे हैं ना। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विनम्रता से पूछ रहा हूँ ना कि 7,80,000 मकान जब आप खुद नरेंद्र मोदी की सरकार अलॉटमेंट करती है, खुद की उसकी योजना है और उस योजना को कैंसिल भी खुद करती है, तो 8 लाख गरीबों के मकान से छत किसने छीना है? नरेंद्र मोदी की सरकार ने छीना है। रही बात राज्यांश की, तो राज्य सरकार ने कभी नहीं कहा राज्यांश नहीं देंगे। 2018-19 में 3,25,000 2012 मकान बनाने की स्वीकृति दी थी, जिसमें से महज 69,365 मकान
पीएम आवास योजना के तहत बन पाए? पूर्ण हो चुके हैं 2,80,000 मकान अभी अपूर्ण की स्थिति में है। और 2021-22 में शहरी क्षेत्र में सिर्फ 2 मकान की स्वीकृति दी गई है, मतलब पुराना भी हमारा अधूरे पड़े हैं। तो अगर पुराना अधूरा रहेगा सर, तो फिर नए हम लेते रहे अलॉटमेंट, 7 लाख ले लें, अगले साल 10 लाख ले लें, अगले साल 15 लाख ले लें, हम भी तो वही सवाल पूछ रहे हैं ना, बने तो हमने भी वही सवाल पूछा ना कि राज्य में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें 2 किस्त की राशि मिल चुकी है, तीसरी किस्त की 1500 करोड़ की राशि को क्यों रोका गया? इसका बहुत बड़ा खुलासा आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिससे मकान का प्रोजेक्ट शुरू होता, अचानक उसमें शर्तें लगा दी गई कि आप रेरा के तहत इसमें इन मकानों का पंजीयन कराइए तो ही आपको राशि दी जाएगी। अगर रेरा का अचानक उसमें लफड़ा क्यों ला दिया गया? तो बहुत सारी चीज समझ में आती है लोकेन जी। और 1500 करोड़ का ना शहरी विकास पर बात कर रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री शहरी योजना के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए की किस्त जो है शहर क्षेत्रों को लेना है, ग्रामीण की व्यवस्था तो कैंसिल ही कर दी इन्होंने। जवाब दीजिए इस पर अमित जी। ये फिर एक नया कारण आ गया रेरा का। पहले 3 कारण थे, अब ये चौथा कारण है। सरकार ये बता दे, राज्य सरकार इतने सारे कारण बताने की जगह कि 40% का जो राज्यांश है वो 2-3 वर्षों से क्यों नहीं दिया। और पंचायत मंत्री इस बात को मान चुके हैं, मुख्यमंत्री इस बात को मान चुके हैं, तो फिर से क्यों भ्रमित करने का नया सिलसिला चालू है? सीधी बात है कि केंद्र ने अलॉटमेंट कर दिया, केंद्र ने 11,600 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन इन्होंने उसमें 1 रुपया भी अपने राज्य का अंश नहीं दिया। माननीय लोकेंद्र जी, 1 रुपया 11,600 करोड़ के बदले तो कहां से मकान बने? योजना है जिसमें 60% केंद्र को देना है, 40% राज्य को देना है। तो केंद्र तो पैसा दे दिया ना, तभी तो वापस आया ना। केंद्र ने तो स्वीकृति दे दी थी, तो ये कैसे भ्रम फैला रहे हैं? ठीक, राज्य का पैसा दे दीजिए, मकान बन जाएंगे, लेकिन राज्य वाले पैसा देंगे नहीं और जनता को 10 कारण बताएंगे कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। सर, इसीलिए ही छत्तीसगढ़ में हालात। मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब दीजिएगा आप, लेकिन अमित जी ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? अगर राज्य के हक का कुछ पैसा, एक तो संसाधन वैसे ही बहुत सीमित हो गए हैं, और ये दिक्कत सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ नहीं है सर, जहां जहां बीजेपी की सरकार चल रही है वहां भी दिक्कत है, बस वहां पर आवाज उठती नहीं है। जो पैसा आ रहा है कलेक्शन का, उसको तुरंत समय पर क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? लोकेन जी, क्या आपको मालूम है कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ का कितना पैसा रोक रखा? वो तो कह रहे हैं 32,000 करोड़ रोका हुआ है लगभग। ये उन्होंने ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। कितना बोला लोकेन जी आपने? 32,000 करोड़ ओवरऑल बताया। आपके चैनल पे टीएस बाबा की मैं बाइट सुन रहा था, वो 20,000 करोड़ है। नहीं, इसके अलावा एक काम करें, सुनिए ना सर, 32,000 के आसपास नहीं, अलग-अलग बयान है सर। करेंगे सर, 10 कांग्रेस के नेताओं को बारी बारी एक कमरे में बुलाइए और उनसे पूछिए, तो 10 के 10 अलग आंकड़े देंगे, अलग कैलकुलेशन देंगे। अब मैं इसकी सच्चाई आपको बता रहा हूं। जो 20,000 करोड़ माननीय टीएस सिंहदेव जी ने कहा और 32,000 धनंजय जी कह रहे हैं, ये इनके कई आंकड़े सेल्फ क्रिएटेड हैं, जो पैसा इनका बनता ही नहीं। अब हम बिना तथ्य के बात नहीं करते। अब मैं आपको बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरा 13,000 करोड़ रुपया आपने नहीं दिया 3 साल का। लोकेन जी, मालूम है आपको उसका कैलकुलेशन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि 3 साल में आपको इतना पैसा अनुमानित देना था, आपने बजट में प्रावधान किया था, लेकिन आपने दिया इतना, इसलिए मेरा 13,000 करोड़ रुपए निकलता है। क्या बजट के प्रावधान और एक्चुअल पैसे जो फाइनेंस कमीशन के बेस पे आते हैं, उसके बेस पे राज्य ये हकदारी रखता है? बजट के आधार पर कभी कुछ नहीं हुआ जब से देश आजाद हुआ है। बजट महज एक प्रोविजन होता है। दूसरी चीज, ये बार बार झूठ बोलते हैं कि अदानी अंबानी का कर्जा माफ किया उद्योगपतियों की केंद्र सरकार है। अब उन्हीं अदानी अंबानी पे भारत की केंद्र सरकार ने पेनाल्टी लगाई है। उस पेनाल्टी का 4,000 करोड़ रुपया ये मांग रहे हैं छत्तीसगढ़ से कि भैया ये छत्तीसगढ़ के कोल माइंस थे, इसलिए दे दीजिए। ये ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं। तो 13 और 4,000 करोड़ 17,000 करोड़ 17,000 करोड़ रुपया इनका अमाउंट बनता ही नहीं। लेकिन सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए आपको वो दिन बीच में मत बोलिए लोकेन जी, आपको वो दिन जल्दी टीवी चैनल पर आपके दिखेगा जब एक कांग्रेस का प्रवक्ता कहेगा कि हमने सपने में देख लिया केंद्र सरकार को हमको 10,000 करोड़ जवाब देना है और वो दे दे। और भी दिनेश जी भी हमारे साथ है, उनके पास भी जाना है। जल्दी से मैं धनंजय जी 1 मिनट दे रहा हूं। लोकेन जी, भाजपा के प्रवक्ता को पीड़ा इस बात की है
कि जो खदान निरस्त हुआ 217 खदान, जिसमें छत्तीसगढ़ का 4100 करोड़ रुपए रॉयल्टी का पेनाल्टी का लेना है, जो अडानी अंबानी से लेना है। अगर अडानी अंबानी से रॉयल्टी का पैसा लेना है तो भाजपा प्रवक्ताओं को पीड़ा हो रही है और अभी गरीबों की बात कर रही है। सुन ले अमित जी देखिए, और भी गेस्ट है, उनके पास जाना है मुझे। फिर से ना वो गलत बोल रहे, केंद्र ने पैसा ले लिया, केंद्र ने पैसा ले लिया। अमित जी 1 मिनट प्लीज। झूठ मत बोलिए, थोड़ी सी गरिमा रखिए। विधानसभा की गरिमा का ख्याल नहीं है, कम से कम यहाँ गरिमा रखिए। प्लीज नीचे करिए उंगली। ये पर्सनल लड़ाई नहीं हो रही है सर। नहीं अमित जी प्लीज 1 मिनट, लड़ाई नहीं हो रही है सर, प्यार मोहब्बत से सर, यहाँ तो थोड़ी सी गरिमा रखिए सर प्लीज। हाँ ठीक लोकेश जी, मैं इनकी बात सुन रहा था ना। हाँ नरेंद्र जी जल्दी से कंप्लीट करिए सर, प्लीज जल्दी से कंप्लीट करिए। दोबारा इनको सुनिए ना, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, दोबारा इनके मुझे मैं इसका डिबेट में बैठाइएगा। ये बदतमीज आदमी है, बात सुनता नहीं है। नहीं इस तरह के आरोप है। मैं हट रहा हूँ सर आप लोगों से, प्लीज दिनेश गुप्ता जी के पास में जा रहा हूँ। दिनेश गुप्ता जी, ये अब विधानसभा में कार्रवाई हो गई, कैसे बहस होगी सर? 5 दिन का सत्र, उसमें भी 1 दिन चला गया श्रद्धांजलि देने में, 4 दिन में भी केवल हंगामा ही होना था क्या? दिनेश जी। लोकेश जी, जिन मुद्दों पर विधानसभा के भीतर चर्चा होनी, जो भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है या जो सरकार का पक्ष, विषय गरीबों के आवास का है। और ये जब गरीबों का विकास होगा तो निश्चित तौर पर जो सरकार का चेहरा होगा वो एक विकास का चेहरा होगा। यदि देखिए, आपके पास बहुत सारी योजनाएं होती है और बहुत सारी योजनाओं के प्रावधान होते हैं, तो वो प्रावधान जो है आप राज्य सरकारें मानती हैं और राज्य सरकारों का अपना क्लेम होता है, वो पैसा लेती है। लेकिन विधानसभा के भीतर यदि आप जनहित के मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो हम आस्तीन चढ़ाए बगैर भी उस पर बात कर सकते हैं। हम उसको जो है जनता के मुद्दों को एक आरोप के तौर पर भी रख सकते हैं, या फिर सदन के बाहर एक जन आंदोलन चलाकर भी हम जो है उन जनता के मुद्दों को जनता तक ले जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई भी सरकार इन्हीं कारण से कोई योजनाओं को स्थगित कर रही है या उनको पूरा नहीं कर रही है, तो हम उसे कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मानेंगे। यदि सरकार कहीं किसी चीज पर, कहीं उसका स्पीड पर ब्रेक लग रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती और इससे विपक्ष को मौका मिलता है, और ये मौका मिला है। तो राजनीतिक तौर पर ये देखेंगे, जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार अपनी जो राशि है इसके जरिए एक दबाव की राजनीति भी चल रही है। लेकिन इसमें जो मुद्दा जो पिस रहा है वो एक गरीब आदमी है, क्योंकि एक अल्टीमेटली छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में यदि घर नहीं मिलेंगे लोगों को, गरीबों को आवास नहीं मिलेगा, अब तो फिर निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई इस पर शुरू होगी। जैसा हमने देखा ना कि विधानसभा में विपक्ष के सदस्य सारे जो है बैल में आ गए और जिस तरह से हंगामा हुआ या आपने निलंबित कर दिया, ये इसी तरह का दृश्य हमने लोकसभा में भी देखा था। किसी भी सदन में जो है इस तरह के दृश्य या निलंबन की जो कार्रवाई होती है वो स्पीकर बहुत जो है बड़े जो है उसको उसके हिसाब से लेना पड़ता है निर्णय, क्योंकि स्थिति वो अपने आप को बहुत परिस्थितियों के अनुसार नहीं मानता कि ये निर्णय लिया जाए, निलंबित कर दिया जाए सदन से विधायकों को, क्योंकि जब अप्रिय स्थितियां निर्मित होती है तब निलंबित किया जाता है। और दोनों पक्षों को ये चाहिए कि ये जो जनहित का मुद्दा है, यदि सरकार को लग रहा है कि केंद्र सरकार के कारण उनको जो है उनके आर्थिक संकट हो रहा है, तो उन्हें जनता को ये बताना चाहिए। क्यों नहीं व्हाइट पेपर जारी करके सरकार ये बता देती है कि केंद्र सरकार जो है उनका पैसा नहीं दे रही है, इसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास रुका हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सरकार चुनी जाती है वो विकास के लिए चुनी जाती है, और 2018 में भारतीय जनता पार्टी को जो शिकस्त मिली है वो कहीं ना कहीं उस कांग्रेस पार्टी की उस मुहिम के कारण मिली जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो है चलाई थी। भूपेश बघेल जी उसका खुद नेतृत्व कर रहे थे। यदि आज वो सरकार में है और उनकी प्राथमिकता गरीब है, तो निश्चित तौर पर वो इसका कोई विकल्प भी सोच रहे होंगे कि वो गरीबों को घर कैसे दें। दिनेश जी, लेकिन सवाल यह है कि सदन में क्या हंगामा खड़ा करना ही अब एक मुद्दा भी रह गया है कि सुर्खियां छप जाएं कि 12 विधायक निलंबित हो गए और जबरदस्त हंगामा हुआ, ये कोशिश रहती है क्या अब?
बिल्कुल। ये देखिए क्या है, ये विपक्ष का जो अभी से नहीं है, ये हमेशा जब भी विपक्षी दल होता है वो अपने मुद्दे को जो है उठाने के लिए कहीं ना कहीं ये होता है कि हम हाईलाइट हो जाता है मुद्दा। आप यदि अच्छे ढंग से अपनी बात कहेंगे तो भी हाईलाइट होगा, मुद्दा तो मुद्दा ही रहेगा। लेकिन आप यदि गर्भगृह में जाएंगे, आगे की कार्रवाई बाधित होगी, तो निश्चित तौर पे जो दूसरे भी और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाती और वो जनता तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि केवल जो तात्कालिक लाभ के लिए इस तरह के एक्शन हम देखते हैं जो जनहित के लिए नहीं कहे जा सकते। लोकेश जी, नरेंद्र सिंह ठाकुर जी, अब देखिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ ठप पड़ा है। अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो केंद्र से कुछ पैसा आ भी रहा है, फेडरल सिस्टम है सर, कोई सरकार अपनी मनमानी पूरी तरीके से नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए। तो आगे जो पिछले कम से कम जो मकान रुके हुए हैं उनको क्या टारगेट कर रही है सरकार की खत्म किया जाए ताकि आगे के अलॉटमेंट तो हो जाए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि लोकेश जी, छत्तीसगढ़ में जो मकानें बन रही है, लगभग 2,90,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के, वो अगर काम हो रहे तो राज्य सरकार ने राजधान दिया तो हुआ ना। और अभी जो 7,80,000 मकानों का आवंटन जो रद्द किया है वो तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, अलॉटमेंट उन्होंने किया। और रही बात 11,000 करोड़ की जो बात करते हैं भाजपा के नेता, भाई किसके खाते में पैसा गया? क्योंकि इसमें सिस्टम बना हुआ कि तीन जो है 4 किस्तों में हितग्राहियों को पैसा मिलता है। अगर केंद्र सरकार 11,000 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते में जमा करा देती है, सर एक बात कैसे कैंसिल होता है? आप इस बात को बार बार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पैसा दिया तो ही बन रहे हैं, केंद्र की तरफ से भी आया होगा पैसा, और अगर आया है तो फिर ये पूरे क्यों नहीं है? नहीं, केंद्र अगर पैसा देती तो मैंने कहा ना 1100 प्रोजेक्ट हमारे शहर में चल रहे हैं, उसका 1,500 करोड़ का इंस्टॉलमेंट हमको अब तक नहीं मिला हुआ है। ग्रामीण आवास योजना में ये स्थिति है, उनका पैसा दे नहीं रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, केंद्र सरकार के पास अगर फंड नहीं है, केंद्र सरकार का कोई योजना बना रही है, उसे चलाने में सक्षम नहीं है, तो राज्य सरकार को क्यों थोप रही है? क्योंकि उनके पास पैसा है ही नहीं। अगर आप 1,76,000 करोड़ रुपए अडानी अंबानी जैसों का कर्जा माफ कर सकते हैं, ठीक, मैं नहीं जा रहा हूँ सर इन पर। अमित जी, अब आखिरी कमेंट, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी है बीजेपी की? कुछ चर्चा आप लोग चाहते हैं? 1-2 विधायक बचेंगे, उनके साथ चर्चा आगे बढ़ेगी कुछ? देखिए, हर मुद्दे पर चर्चा होनी, लेकिन सरकार अगर दिग्गमित करने का काम करे और वो विपक्ष की बात भी ना सुने और बार बार अलग जवाब दे, तो ऐसे हालात बनते हैं। सरकार को चाहिए कि जैसे पंचायत मंत्री, मुख्यमंत्री ने जो स्पष्ट कह दिया कि हमने पैसे नहीं दिए, तो सरकार उस पर कायम रहे और बताए कि वो आगे पैसे देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। और वो कह दें एक बार कि प्रधानमंत्री के नाम से योजना है, हम नहीं बनाएंगे आवास, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। वो पैसे भी नहीं देते, वो राजनीति भी करते हैं, वो अलग अलग बयान भी देते हैं, इसीलिए स्थिति बनी हुई है। चलिए ठीक, मेरे पास समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। धनंजय जी, समय नहीं दे पाऊंगा, माफी के साथ। अब ये राजनीति से इतर गरीबों के हक में काम हो, ये जरूरी है, फेडरल सिस्टम बना रहे, क्योंकि अगर दोनों सरकार उलझेंगी तो दिक्कत आम लोगों को होगी। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।